वेलकम बैक। लास्ट वीडियो तक जो लास्ट लेक्चर में हमने वीडियो कंप्लीट किया था बेटा, उसमें हम लोग निकाला था कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू निकाली थी आपने, मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, जीरो कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगी, और उस केसेस पे कुछ क्वेश्चन लगाए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को आप बुक्स में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पहले कंटेंट का फील ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ना। डेरिवेशन करना आसान है, वैल्यू निकालना आसान है, मतलब जान लो क्या है। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हैं तो क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। चीज करती है द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। अच्छा, जब आ गया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, जैसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा था, फिर कुछ देर बाद डाइपोल ऐसे आ गया, ये इस तरह से। क्या इसके बाद भी इसका ओरिएंटेशन होगा? नहीं ना, क्योंकि इसके बाद टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स पहले ही जीरो था, टॉर्क भी जीरो हो गया, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, या 180 पर चला जाए ऐसे, या तो ऐसे रुकेगा या ऐसे रुकेगा। पर जरा सोचो कि ऐसा ही क्यों, इतने तक के बाद क्या हो रहा है, इस पोजीशन को ये डाइपोल अपनी इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे हुआ ऐसा? अगर कोई बॉडी अपने किसी पोजीशन को होल्ड कर रही है, दैट मींस दैट बॉडी मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी तो पोजीशन होल्ड कर रही है भाई। जैसे बॉल के साथ आप करते थे कि एक बॉल अर्थ सरफेस पर हो, उसको उठा के यहाँ तक लाए। अब इस बॉल को यहाँ पे ला किसी सब्जेक्ट के ऊपर रख दो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दो, तो आप कहोगे उस बॉल के पास क्या आती है, अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या ये डाइपोल अपनी इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा है? तो अगर ये डाइपोल अपनी इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इस पोजीशन में इस डाइपोल के पास क्या होनी चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए। पोजीशन की वजह से वो एनर्जी है, तो उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में? यानी हर एक डाइपोल, कोई भी डाइपोल होगा, अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी होगी। अब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड आती कहां से, पहले बता चुका हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम ही आप बताई गई थी। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यूएफ माइनस यू इनिशियल, व्हिच विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विद नेगेटिव साइन और सिंपली वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं भाई कि उस डाइपोल की उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए या उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। डाइपोल लेंगे, रोटेट करेंगे। किसी डाइपोल को रोटेट करने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क, यानी एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ेगा उस डाइपोल के ऊपर, वही उसकी क्या बन जाएगी, पोजीशन बन जाएगी, पोजीशन होल्ड कराएगी, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट अगर करा रहे हैं, या किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कोई डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, तो उसके ऊपर कुछ वर्क होगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वही यहां निकालना है बेटा। और देखिए, सपोज आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसमें एक डाइपोल रखा है आपने पहले थीटा इनिशियल एंगल पर, ये थीटा पहले डाइपोल ऐसे रखा था, माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई के बीच का एंगल कितना है, थीटा आई। यानी शुरुआत में लिया है आपने कितना, थीटा इनिशियल, थीटा 1 थीटा 2, या लेसन ले रहे हो, बड़ी कंफ्यूजन होती है थीटा 1 कौन सा था, थीटा 2 कौन सा था। थीटा इनिशियल क्या है भाई, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनिशियली। कब? इनिशियली डाइपोल ऐसे था, फिर हमने क्या किया, इस डाइपोल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, यहाँ था ऐसे डाइपोल, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाके इसको ऐसे घुमा दिया। फाइनली कहां तक ले गए हो, थीटा फाइनल। इस वक्त भी ये किसके किसके बीच का एंगल है, ई और पी का, लेकिन कब, फाइनली फाइनल स्टेज में तो चले गए। तो ये बताओ, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में अपने आप थोड़ी चला जाएगा, वी हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क। लेट टाउ एक्सटर्नल, भाई देखो लीनियर मोशन तो हो नहीं रहा, लीनियर मोशन होता तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स तो वैसे भी जीरो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है वो डाइपोल पे कितना होता है, जीरो होता है। तो एक एनालॉजी याद रखो जरा, F इज इक्वल्स टू ma लीनियर मोशन में, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा रोटेशनल मोशन में। तो क्या यहाँ पे लीनियर मोशन होगा इस डाइपोल पर? नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो था, बट रोटेशनल मोशन होगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क। तो मान लो T external be the torque
एक्टिंग ऑन डाइपोल, यानी एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगा, T external be the torque acting on dipole so that it moves from theta initial to theta final angular displacement. इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने किया, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया और उसको थीटा इनिशियल एंगल पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा इनिशियल एंगल पर था, और कब तक इसको रोटेट कराया टॉर्क एक्सटर्नल लगा के, जब तक एंगल थीटा फाइनल नहीं हो गया। तो थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल के बीच में जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सटर्नल टॉर्क ने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, उसी वर्क को निकाल लेते हैं, जितना वर्क होगा वही उसकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। अब ये निकलेगा कैसे भाई, तो आपको पता है भाई फोर्स या सॉरी वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करते थे, जब बॉडी कैसा मोशन करती थी, लीनियर। जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती थी तब वर्क का फॉर्मूला भाई क्या होता था, फोर्स की जगह क्या यूज करते थे, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक, अब जरा सोचो कि क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या इसमें, W इज इक्वल T इंटू थीटा या T इंटू डी थीटा, डी थीटा मान लो छोटा डिस्प्लेसमेंट अभी मान लो ये थीटा, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहां से यहां तक जाने के लिए वर्क डन निकालेंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है ना, वर्क इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा, ये तब लगता है जब ये टॉर्क कैसा होता, कांस्टेंट, है ना। ये W इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला तब आप लगा पाते थे जब फोर्स क्या होता था, कांस्टेंट। वेरिएबल फोर्स के लिए तो लगता नहीं था, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लगता था आपका, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F इंटू dx, याद आ रहा है, ये लीनियर फोर्स में लगा देते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लेते थे, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट बदलती रहती थी, फिर f dx का इंटीग्रेट करके आप w निकालते थे। ऐसे यहाँ पे भी देखो टॉर्क क्या है, अभी मैं आपसे इसके पहले वाले टॉपिक जब आपको टॉर्क पढ़ा रहा था, मैंने कहा था ना टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा जैसे 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 चेंज होगा टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वेरी हो जाएगी, वेरिएबल होगी, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम। इसका मतलब कि टॉर्क कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो लगाएंगे क्या, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी डी थीटा, एनालॉजी, सिंपल एनालॉजी है, फोर्स की जगह पे टॉर्क लोगो, dx यहाँ पे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। हम क्या करेंगे, थीटा आई से थीटा फाई के बीच में जाने के बीच में एक छोटे से एंगल के लिए वर्क डन निकालेंगे, वो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी थीटा। इस छोटे जैसे यहाँ देखो, ये मान लो यहाँ थीटा 1 से लेकर थीटा फाइनल तक गए, तो हम पूरा निकालना है हमको यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, बीच में थोड़े से डी थीटा एंगल के लिए निकालेंगे, जैसे यहां से लेके यहां तक जाना था, है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा आई था, ये पूरा थीटा फाइनल था, हम क्या करेंगे, बीच में एक छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन निकालेंगे, और इस वर्क डन को यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे आप करते आए थे। ठीक है, तो वही करने चल रहा हूं। सेंस समझ लेना भाई, सेंस रट्टा मत मारना, क्यों किया गया उसको पता होना चाहिए। चलो, तो मान लो लेट dw d थीटा, छोटा सा वर्क डन कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन W will be what, integral of dw, that is integral of t d थीटा। कहां से कहां तक ले गए भैया, थीटा इनिशियल से लेकर थीटा फाइनल के बीच में, पहले देखो छोटा सा टी डी थीटा टी डी थीटा टी डी थीटा टी डी थीटा जितना आएगा सारे सारे डी थीटा को थीटा 1 से थीटा 2 थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल बीच में इंटीग्रेट कर दिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। इंप्लाइज दैट W इज इक्वल, ध्यान देना भाई, ये वर्क डन भाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल रहा हूं, टाउ एक्सटर्नल है, इलेक्ट्रिक फोर्स का नहीं निकाल रहा हूं, बता रहा हूं क्या मतलब इसका। W इज इक्वल टू टॉर्क कितना लगेगा भाई, इस डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा आपको पता है, ये तो हो गए, लिखते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, कितना लगता है, अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर लगता है बेटा डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन ऑफ थीटा, टाउ विल बी पी साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ का मतलब क्या बेटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, थीटा इनिशियल से लेकर थीटा फाइनल तक, इम्प्लाइज दैट। अब देखो W इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं,
P इज अ कांस्टेंट, Q इंटू 12 ना, Q मल्टीप्लाइड बाई इसकी डिस्टेंस 12 आएगी, कांस्टेंट आएगा। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, वो भी कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। तो P इंटू E बाहर आ गया, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, क्या बचा अंदर बेटा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा, और फिर क्या सिखाया था लास्ट टाइम इंटीग्रेशन में, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बेटाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा। अब क्या करते, लिमिट पुट कर देते, जिसको इंटीग्रेट किया है, थीटा को इंटीग्रेट किया है एक बार, इसकी जगह पे अपर लिमिट मतलब थीटा एफ माइनस लोअर लिमिट थीटा इनिशियल, यानी कि W इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पीई विद इन ब्रैकेट्स, अपर लिमिट रखो क्या आएगा, कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, सॉरी वर्क डन थीटा इनिशियल। जो फॉर्मूला निकला W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा के रखो। वर्क डन, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। थीटा एफ क्या है, फाइनली जहां तक ले जाना है, थीटा आई क्या है, जहां से ले आना है ना, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। दिस W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब अगर एक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है बोर्ड में, जितने आपके बोर्ड में बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, उसमें यही निकालना है आपको, फॉर्मूला भी यही यूज करेंगे, W एक्सटर्नल इक्वल माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यही पूछ ले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू चार्ज को वो भी तो अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। जितना दूर ले जाने में एक्सटर्नल वर्क डन वर्क करेगा, उसी का बिल्कुल अपोजिट कौन करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा भाई, इसी का बिल्कुल उल्टा। देखो यहाँ देखो, ये जो वैल्यू तुमने यूज की थी टी डी थीटा में, टॉर्क भी इधर जा रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, तो तुमने दोनों को क्या किया, सेम लिया था, W इज इक्वल फोर्स F डॉट ds होगा ना, देखो T डॉट डी थीटा, टॉर्क और डी थीटा की डायरेक्शन सेम थी, तो आपने कॉस थीटा कितना लिया था यहाँ 0। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क किधर लगेगा, इस तरफ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहे हो, इस तरफ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ लोगे ना टी थीटा क्या है, माइनस आ जाएगा। तो माइनस आते 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 सब जगह ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा, यही आएगा लेकिन प्लस के साथ, पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, बस ये प्लस हो जाता था। ये एक्सटर्नल एजेंट की वजह से माइनस पी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से प्लस पी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आएगा। आप यही याद रखना बस, W एक्सटर्नल माइनस पी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, यहाँ तक कर लो। फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस वैल्यू को, ठीक। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, निकाला भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आई कितनी, माइनस पीई cos थीटा एफ माइनस cos थीटा आई। अब देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका दिया गया, एक केस लिया गया है, एजम्पशन माना गया, इफ थीटा इनिशियल वाज 90 डिग्री, ठीक है, एंड थीटा फाइनल इज एनी एंगल थीटा। मतलब कि हम मान लेते हैं कि हमारा डाइपोल पहले से ही कैसा रखा गया है, थीटा इनिशियल 90 डिग्री, मतलब क्या, थीटा किसके बीच का एंगल होता था, थीटा आपका बेटा एंगल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का। मतलब कि ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितना एंगल रखा है, ऐसा हमने मान लिया। हमने माना है कि अभी पोटेंशियल, जब आप पोटेंशियल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बताया जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पर हम 0 मान लेते हैं, वो पॉइंट हम नॉर्मली इन्फिनिटी लेते थे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम मान लेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है, क्योंकि देखो पोटेंशियल तो डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि थीटा आई इनिशियली हमारा कितना है, 90 डिग्री पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक, और फाइनली हम इसको किसी थीटा एंगल तक रोटेट करा के ले गए हैं, तो वर्क डन कितना होगा, द वर्क डन विल बी व्हाट, माइनस पीई
कॉस थीटा एफ फाइनली कहां तक, किसी एंगल थीटा तक, माइनस कॉस थीटा आई कितना 90 डिग्री, अंदर की कॉस 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, sin 0 0 cos 90 0, implies that w is equals to minus pe cos theta. This formula you have to remember. The work done is equals to what, minus pe cos theta, और यही वर्क डन किसी एंगल थीटा पर ये था, ये मान लो मैंने इसको यहां से ऐसे रोटेट कराया और किस एंगल तक, थीटा तक आया, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन हुआ दैट इज माइनस पी कॉस थीटा, एंड दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट दिस एंगल थीटा, यानी यही डब्ल्यू क्या होगा आपका यू बनेगा, दिस यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस पीई कॉस थीटा। और मैं फिर से बता रहा हूं ये किसके लिए, एक्सटर्नल एजेंट के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, ठीक है। अभी यही फोर्स की वजह से बात किया तो प्लस पी कॉस थीटा था, बट आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा, सिंपली आप ये लिखिए u इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी कॉस थीटा, और u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, जो आपने पहले निकाला था यहाँ पे। इस वर्क डन को भी तो आप u कह सकते हो, इट इज ऑल्सो u माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि किसी एंगल थीटा पर डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी कॉस थीटा। कैसे निकला, वहां तक लाने जितना वर्क डन करना पड़ा, w विच इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तीन फॉर्मूले आपके पास हैं, वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला ये है माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आई, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक फॉर्मूला ये माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आई, और सिंपल अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ जाए किसी एंगल थीटा पर तो माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। यही अगर जैसे कंपटीशन में क्या होता है, कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि एक डाइपोल ऐसे रखा गया है थीटा एंगल पर, तो बताइए वर्क डन उसका होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से प्लस पी कॉस थीटा या माइनस पी कॉस थीटा, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वहां पे दिक्कत आएगी। उसको याद रखो, ये जो वर्क डन निकाला है वो किसकी वजह से निकाला, आपने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाला है, और एक्सटर्नल फोर्स के जितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स करेगा उसी बिल्कुल उल्टा कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। इसको यहां तक मैं ले जा रहा था तो वापस आने कौन काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स खुद काम करेगा, तो उसी का बिल्कुल अपोजिट। तो ये जो वर्क डन माइनस पी कॉस थीटा एक्सटर्नल की वजह से, यानी ये जो माइनस पी कॉस थीटा किसका वर्क डन है, एक्सटर्नल की वजह से वर्क डन है, तो ये जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे आपको मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पिछली बार जब करा रहा था बर्नौली से भी इसको यूज कराया था, याद करिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई थी डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में, यूएफ माइनस यू इनिशियल, और यूएफ माइनस यू इनिशियल किसके बराबर लेते थे आप, या तो लेते थे वर्क डन ड्यू टू ये माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, केवल पोजीशन पे डिपेंड करते थे, और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी इसी W कंजर्वेटिव को क्या ले सकते हो, माइनस W ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा माइनस W ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का हो या प्लस W ऑफ एक्सटर्नल एजेंट का हो, दोनों चीजें की है, माइनस W इलेक्ट्रिक और प्लस W एक्सटर्नल, दोनों एक चीज है। तो ये तुमने निकाला है माइनस W एक्सटर्नल, कंपटीशन में, बोर्ड में तो नहीं पूछा, बोर्ड में केवल इसी पे आएगा, बस अगर उसमें पूछा जाता है प्लस माइनस में कि प्लस पी कॉस थीटा हो गया माइनस पी कॉस थीटा, तो याद रखिए माइनस पी कॉस थीटा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट होता है, और प्लस पी कॉस थीटा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक। इतनी बात तक आपको याद रखना है, u इज इक्वल्स टू दिस वन। अब इसी पे आइए बात करें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, इसमें भी जैसे उसमें बात किया था, इतना कंप्लीट कर लीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल्स माइनस पी कॉस थीटा, u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा f माइनस कॉस थीटा। ये इसमें क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं। अब जैसे हम लोगों ने निकाला था टॉर्क के लिए, ये टॉर्क मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकाला था, वैसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी के भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी कभी मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम होगी, कभी अनस्टेबल होगी, कभी स्टेबल, उसके बारे में बात करना है। तो चलो मान लेते हैं केस, पहले तो पोटेंशियल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, हमने निकाला u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक। केस 1 वैसे ही डायग्राम बनाते हुए और इनके इलस्ट्रेशन लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। केस 1 शुरुआत में बात करें, मान लो व्हेन थीटा इज 0,
थीटा जीरो है। थीटा जीरो होने का मतलब थीटा किसके से बीच का एंगल था भाई? थीटा एंगल था बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो पहले और डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और इसमें बना लिया हमने एक डाइपोल, ये ऐसा। अब थीटा जीरो कब होगा? देखो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तभी तो थीटा जीरो होगा, ये ऐसा। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये तो बनेगा। थीटा इज इक्वल टू पी और ई के बीच का एंगल कितना है? जीरो। अच्छा, इसका मतलब 90 डिग्री पे रहा होगा ये केस जो माइनस पी कॉस थीटा लिया तो इनिशियली किससे बना था? 90 डिग्री पे। अब यहां से लेकर यहां तक आना है, ऐसे था ये डाइपोल। अब फाइनली थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? ये यहां से घूमकर यहां तक आ जाए, यानी प्लस क्यू पे इधर माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा, ये घूम के यहाँ आएगा। तो ये कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी? देखो देन U इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? 1, यानी कितना बचेगा? माइनस पीई। अच्छा ये बताओ कॉस की वैल्यू क्या जीरो से, अगर ये कॉस जीरो आ रहा है माइनस पी, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इससे भी कम हो सकती है क्या? नहीं ना। यानी ये जो निकल के आ रहा है ये क्या आया इसका? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। माइनस पी से छोटी थोड़ी होगी भाई। ये कॉस जीरो कर दिया तुमने, कॉस जीरो वैल्यू कितनी हो गई? 1। वैल्यू क्या है? माइनस पी। अब किसी भी कंडीशन में इससे कम एनर्जी अब नहीं हो सकती, यानी सबसे कम एनर्जी आने की सिचुएशन यही होगी, और होनी भी चाहिए। क्यों ये बताओ? मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब जब अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लिया तब तो वो स्टेबल हो गया ना, उसके बाद तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। इस केस में टॉर्क अगर पूछूं मैं, टाउ कितना लग रहा है बताओ? टाउ बराबर लिखते हैं ना पी ई साइन थीटा। थीटा कितना है? जीरो। तो टॉर्क कितना हो गया? जीरो। एफ नेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने पे जीरो है ही, यानी नेट टॉर्क मतलब नेट फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, और एनर्जी कितनी आई? सबसे कम आई है। तो ये सारी कंडीशन तो स्टेबिलिटी वाली पहुंच गया ये। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे था पहले 90 डिग्री वाला केस था, ये शुरुआत किया था। आवाज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, अब यहां से घूम के ये ऐसे पहुंच गया। अब यहाँ पे आने के बाद कोई टॉर्क नहीं लगेगा, जीरो हो गया टॉर्क। टाउ इज इक्वल जीरो। नेट फोर्स पहले ही जीरो हो चुका था, ना तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो यहाँ पे रुक जाएगा। इसीलिए इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी, तो ये क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इसके बाद इसको कहीं भी ले जाके छोड़ोगे ना, फिर तुरंत घूम के क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जब किसी चीज की एनर्जी सबसे कम होगी तो कैसा होगा? स्टेबल होगा। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। जितनी कम एनर्जी और इससे कम नहीं हो सकती, माइनस पी, इससे कम नहीं हो सकती थी, कैसा हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, केस 2, केस सेकंड की बात करें, मान लो थीटा क्या हो गया? 90। इफ थीटा इज 90 डिग्री, तब भाई देखो यू निकालो, माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? साइन 0 0 कॉस 90 0 0 हो गया, यानी यू कितना आ गया? 0 आ गया, यानी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब अपने केस में जो तुमने केस माना उस केस के रेलेवेंस में याद करना, ये ऐसा था डाइपोल। ठीक, अब तुमने कहा कि तुमने अपने डाइपोल को ऐसे रख देना है, पहले भी यही था ना, थीटा इनिशियल तो यही माना था आपने। थीटा इनिशियल तो पहले ही 90 मान रखा था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और फिर कह रहा है थीटा फाइनली अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच के एंगल कितना रखना? 90 डिग्री। मतलब डाइपोल पहले भी ऐसे था और अभी भी ऐसे है। तो जब पहले ऐसे था अभी भी ऐसे, तो कितना वर्क डन करोगे? 0। वर्क डन नहीं किया तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। ठीक, केस थर्ड केस में देखो भाई क्या हो जाएगा? थीटा देखो यहाँ पे हो गई पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे हो गई पोटेंशियल नेगेटिव। और मान ले थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सिचुएशन हो गई ना। तो टॉर्क की बात करें पहले, पी ई साइन 180। साइन 180 कितना बचा? 0, मतलब कि टॉर्क कितना लगा? 0। एफ नेट कितना लग रहा है? 0 लग रहा है, वो लगना ही नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी निकाले, U इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है। थीटा कितना दिया गया? 180 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला, माइनस पी कॉस थीटा। थीटा कितना दिया गया? 180 डिग्री रखा है आपने।
cos 180 कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस, यानी u इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा नहीं लग रहा कि सबसे ज्यादा एनर्जी आ गई, पॉजिटिव p कांस्टेंट, e कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जितना रखने पे मैक्सिमम एनर्जी आ सकती है, तो तुमने cos 180 कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, यानी u इज इक्वल टू प्लस p, पॉजिटिव एनर्जी आई ना, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी है ये क्या है, u मैक्स कितनी pe, जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल, जैसा कुछ ना, एंटी पैरेलल जैसा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा आपने रखा है इसमें, ये कुछ ऐसा, इधर माइनस इधर प्लस, ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना की उम्र देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना की उम्र 180 डिग्री। ऐसी सिचुएशन जब होगी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, प्लस पी, इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है क्या, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पी cos थीटा पे थी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जितनी निकाल सकते रख दिया आपने, -1 रखने पे प्लस पी आ गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इस सिचुएशन में इस डाइपोल के पास कैसी एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा होगी, बट टॉर्क कितना लग रहा है, 0, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्या, अनस्टेबल में, इक्विलिब्रियम तो है, नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है ये, नेट फोर्स लग रहा है 0, नेट टॉर्क हो गया 0, तो इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी केस में स्टेबल होगा, नहीं होगा, यानी कि कैसी इक्विलिब्रियम आएगी इसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इसको एक नटशेल में आप याद रखना चाहें तो आप कह सकते हैं व्हेन थीटा इज 0 u इज इक्वल टू माइनस पीई, यानी क्या मिनिमम, और ये कैसी कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना एंगल, थीटा 0 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E, और जो लाइन लिख रहा हूं इसको याद रखना, P आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, ये दो लाइन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, पहली बात। दूसरी, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री तो u कितना आएगा, प्लस p, यानी कैसी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, नो डाउट अभी भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, अगर यहां से इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो पूरा पूरा घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, दैट इज E एंड P आर व्हाट, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और इन्हीं दो पर बेटा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटी पैरेलल टू इन्हीं दो पॉइंट। अभी आपसे कहेगा कितना वर्क डन होगा किसी डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल ले जाने में, अब स्टेबल मतलब कहां पर, ये थीटा बराबर 0, और अनस्टेबल मतलब कहां पर, जो थीटा बराबर 180, इसको पूरा डेरिवेशन चाहे याद रखो चाहे याद रखो, ये 4 लाइनें याद रखो कि एक भी सवाल ऐसा नहीं जहां फंस जाएगा, केवल आपको u इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा, w इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा याद रखना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा की वैल्यू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू ईच अदर, थीटा बराबर 180 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल होगा तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी आएगी मैक्सिमम, स्टेबल होगा तो मिनिमम एनर्जी आएगी माइनस पी आएगा, और उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दूसरे के पैरेलल, ठीक, इतनी बातें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की चीज में पढ़नी है वर्क डन वगैरह में, ठीक है, केवल इन दो पॉइंट, ये और ये 2 पॉइंट्स याद रहेंगे आपको तो आपके कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा, बल्कि तीसरा पूछा नहीं जाता है, इफ थीटा इज व्हाट 90 डिग्री देन u इज व्हाट 0, ये केस बहुत पिकुलियर नहीं है, पूछा नहीं आता ये वाला, u की वैल्यू 0 कभी पूछी नहीं आती, बट फिर भी जानते रहो ये दोनों पे सवाल आते हैं, आईएसए पे सवाल कराए आपको। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया आपको बेटा, 2016 का बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड विद एक्सिस मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी गई, मैंने लिखा नहीं उसको, ठीक है, यूनिफॉर्म है, एक्सपीरियंस एट टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन, यानी कोई डाइपोल है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया और उसको इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मतलब कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज द चार्ज ऑफ दिस वन, तो पहले जो दिया गया वो लिख लो,
आपको जो लेंथ दी गई यानी 2L वो कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁻2 मीटर ये दिया गया है। एक्सेस से एंगल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड साथ एंगल कितना बना रहा है बेटा 60 डिग्री ये दिया गया है। टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 4√3 न्यूटन का, और जो Q दिया गया है वो कितना दिया गया है 8 नैनो कूलम ±8 नैनो कूलम। तो पहले इसको कूलम बदल लो 8 इंटू 10⁻9। ठीक, ये हो गया आपका कूलम में चेंज। अब आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी। अब जो केस लिया था ना वो हमेशा वैलिड है हमारे कोर्स में, वो थीटा इनिशियल बराबर 90 और थीटा फाइनल कहीं जा रहे हैं, तो फाइनली किस थीटा तक जाना है आपको 60 डिग्री तक, यानी वही थीटा की वैल्यू आपको दी गई। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहां से कहां तक जाना, थीटा 60 ही लेना है आपको। ठीक, अभी वो थीटा इनिशियल फाइनल वाला फॉर्मूला जो नोट करा है तो उसमें भी इक्वेशन कराते हैं आपको। पहले इस पे देख लो सिंपल u इक्वल -p cos थीटा पर, तो u इज इक्वल बेटा होता है -pe cos थीटा। क्या p पता है, क्या e पता है, नहीं पता, अच्छा इम्प्लाइज दैट। और पहले इसकी कहानी देख लेते हैं भाई। टाउ इज इक्वल टू क्या बताया था pe sin थीटा, तो e की वैल्यू निकल सकती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है टाउ अपॉन p sin थीटा, उठा के पुट कर दो, बात खत्म। देखो कट जाएगा टाउ से टाउ। u इज इक्वल टू -p, e का मतलब क्या बेटा टाउ अपॉन p sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा p से p कट गया, माइनस टाउ कितना दिया गया 4√3 -4√3 sin थीटा कितना भाई, थीटा कितना दिया गया 60, यानी sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, और cos 60 मतलब कितना 1/2। √3 से √3 कट गया, इससे ही कट गया, यानी u इज इक्वल क्या बचेगा -4 जूल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, u का बेसिक फॉर्मूला रख देना है, टाउ e की वैल्यू टाउ के टर्म में निकाल के रख देनी, टाउ की वैल्यू गिवन है, p से p कट जाए, कुछ और करने को u बराबर -4 जूल। ठीक, एक तो क्वेश्चन ही हो गया। अब एक क्वेश्चन उस पे करा देते हैं cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल वाला फॉर्मूला, वो परेशान करेगा आपको, इसलिए उसको एक दो क्वेश्चन आप करा देते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बेटा नहीं पूछा था आपसे, बहुत ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाए, बस फ्रेमिंग का है इशू, फ्रेम समझ लो बस, सवाल का फ्रेम क्या कह रहा है आपसे। देखिए सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी वो एंगल वाला आ गया ना उसमें, यानी आपसे कहा गया है कि डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट बेटा दिया गया है इतना, यानी कि द p इज गिवन 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। अब आपको वर्क डन बताना है कब, जब आप इस डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, थीटा इनिशियल यानी इनिशियली कहां था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी इनिशियली इट वाज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या याद है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा कितना बेटा एंटी पैरेलल वाला, याद करो यहां लिखा था मैंने, यानी एंटी पैरेलल यानी थीटा कितना बेटा 180 डिग्री। और कहां तक ले जाना है, कहा गया है कि जब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, थीटा पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट साथ, यानी कितना थीटा 0 डिग्री। तो बस बात करता, यही इतना पहचानना है। ये केस अगर याद रहा, पहचान के सवाल कुछ नहीं बनता। देखो w इज इक्वल टू क्या बताया था -pe cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, इंप्लाइज दैट w इज इक्वल टू p बेटा दिया गया कितना 3 × 10⁻⁻8 माइनस लगन तो आगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई कितना 10⁻³ cos थीटा फाइनली कहां तक ले जाना है, फाइनली जाना है 0 तक, यानी cos 0 माइनस cos इनिशियली कहां थे बेटा 180 पर, 180 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, w इज इक्वल टू देखो -3 10 की पावर माइनस से 10 की पावर 3, बेसिस सेम होने पर पावर ऐड होती है, यानी क्या बचेगा 10 की पावर -5, 10⁻⁻5। cos 0 क्या होता है 1 माइनस cos 180 क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 3 6, क्या आ गया आंसर w इज इक्वल टू देखो 3 2 6 -6 into 10⁻⁻5 joule of work will be done in moving the dipole from unstable equilibrium to stable equilibrium। ये पकड़ लिया आपने इनिशियल फाइनल, तो सारा काम आसान हो जाएगा।
ऐसे इक्वेशन और कराते हैं आपको, ठीक, इसको कंप्लीट कर लो। सेम फॉर्मूला, सेम इक्वेशन, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कभी नहीं बताएगा 180 से 0 डिग्री पर रोटेट करा रहे तो बताओ क्या होगा, वर्क डन कितनी होगी, पोटेंशियल कभी नहीं बोलेगा। हमेशा वर्ड्स के फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगे और आपको उसके एंगल्स को समझना पड़ेगा। जैसे उसी टाइप का इक्वेशन और दे दिया गया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विद इट्स डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू E। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया और कैसे रखा गया है कि उसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो पहले एक रफली डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और कहा गया है विद इट्स डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हमारा डाइपोल भी ऐसे रखा है -q और +q जैसा, ठीक। फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू E। मतलब कि जब तक ये ऐसे रखा कि हमें बताना है वर्क डन निकालना है कब तक, जब तक कि ये डाइपोल मोमेंट जो भी ऐसे है इस डायरेक्शन में वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जाए। मतलब कि थीटा इनिशियल गेस कर सकते हो, यही तो है थीटा इनिशियल इस वक्त कितना है, इस वक्त 0 डिग्री पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फाइनली कहां तक ले जाना है बेटा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना 180, काम खत्म हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू -PE cos थीटा f, फाइनली कहां तक जा रहा है 180 तक, माइनस cos थीटा इनिशियल मतलब कहां तक 0 से 180 तक, 0 से 180 तक जाना। तो W इज इक्वल्स टू -PE cos 180 कितना होता है बेटा -1, माइनस cos 0 क्या होता है 1, -1 प्लस इंटू माइनस, यानी W इज इक्वल्स क्या जाएगा -2 ऑफ PE। cos 180 -1 माइनस प्लस, मतलब -1 -2 मल्टीप्लाइड प्लस 2p आएगा, प्लस 2p। W इज इक्वल्स प्लस 2p, वैल्यू दी नहीं गई थी p की, सॉल्व कर दो। सिर्फ ये पहचानना है आपको, वर्ड्स पहचान लीजिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगी। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 मार्क का क्वेश्चन था, उसको मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे, बोर्ड का क्वेश्चन बेटा, 2016 बोर्ड का क्वेश्चन है आपका। अब देखो क्या कहा जा रहा है इसमें, देखो एक क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं पहले, जैसे कुछ है डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में E में रखा गया है, तो बताओ डिफाइन करो टॉर्क क्या होगा। तो सिंपल सा है, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हिच इज गिवन बाय P E sin थीटा, बात खत्म, डेफिनेशन हो गई टॉर्क की। फिर कहा जा रहा है एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म, तो मैंने आपको पहले कहा था A क्रॉस B जैसा है ना, अगर sin थीटा आ रहा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग व्हिच इट एक्ट्स, तो अगर P क्रॉस E है बेटा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है -q +q, ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये हो गई E की डायरेक्शन। अगर ये ऐसे ऐसे रखा गया है, अगर इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन दिस मैनर द P क्रॉस E विल बी इनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनवर्ड टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, कंटेनिंग P एंड E। या एकदम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हो किस तरह, तो सिंपल लिखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। P और E डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स या परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यही तो होगा क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन। द वेक्टर टॉर्क वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E और द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। तो टाउ इज इक्वल्स P, डायरेक्शन कैसे जाएगी P और E जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। अगला सवाल इसका बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P एंड एंटी पैरेलल टू P टू द टॉर्क। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही हो किस तरफ, एक बार वेक्टर P यानी पैरेलल टू P और एक बार एंटी पैरेलल टू P, तो टॉर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, देखे आओ सवाल समझो पहले इसको। देखो जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और डाइपोल ऐसे रखा गया है -q और +q। नाउ क्वेश्चन है कि अगर पैरेलल टू P, यही तो है P, ये इस P के पैरेलल अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया तो टॉर्क पर क्या असर पड़ेगा, सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा।
तो पहले तो टॉर्क की बात कर ले भाई। टॉर्क इज इक्वल टू हमने निकाला था पी ई साइन थीटा, यही निकाला था। इस केस में बताओ पैरेलल टू पी अगर है, अगर पी और ई पैरेलल है तो थीटा कितना होगा 0, यानी टॉर्क क्या हो गया 0। ठीक, मतलब कि इस सिस्टम के टॉर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या फोर्स नेट 0 हुआ भाई? देखो कह रहा है कि पैरेलल टू बी, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। मतलब ये हुआ कि हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई E2। भाई पढ़ने का मतलब यही हुआ ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यहाँ कम है यहाँ पे ज्यादा है, पैरेलल टू फील्ड बढ़ गई। इस पॉइंट पर बताओ जरा, इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा माइनस क्यू इंटू E1, और यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा प्लस क्यू इंटू E2। अब देखो नेट फोर्स क्या 0 है, नॉट इक्वल टू 0 ना। QE1 प्लस QE2 करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इस फोर्स की वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि देखो E2 बड़ा है, हमने जो लिया है। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है ना, मतलब E2 बड़ा E1 छोटा है, मतलब QE2 इज ग्रेटर देन QE1। तो नेट फोर्स अब 0 नहीं रहेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा नेट फोर्स? देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स तो क्या आएगा बेटा QE2 माइनस QE1 implies that F नेट मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q बाहर आएगा और E2 माइनस E1, और डायरेक्शन की बात करूं तो कौन सा बड़ा होगा, QE2 बड़ा है QE1 बड़ा है। मैंने कहा ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ गई थी ना, कह रहा था पैरेलल टू फील्ड अगर बढ़ रही है मतलब कि इस डायरेक्शन का नेट फोर्स ज्यादा है, यानी इस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन जाएगा। अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन जाएगा तो ये डाइपोल ऐसा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि टॉर्क क्या है 0 है, लेकिन नेट फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा तो डाइपोल आगे की तरफ मूव करने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, हेंस डाइपोल will linearly moves in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चल रही है, नेट फोर्स हमने इन दोनों पे लगाया, नेट फोर्स भी उसी तरफ आया, तो नेट फोर्स अब 0 तो रहने गया नहीं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ बॉडी क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, डाइपोल आगे बढ़ जाएगा। ये तो हो गया पैरेलल टू फील्ड वाले में। फिर कह रहा है अगर एंटी पैरेलल टू भी बढ़ा दिया जाए तो, मतलब कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। कह रहा है एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई जा रही है, मतलब इधर की तरफ बढ़ रही है। मतलब इस बार यहां मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2, यहां मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E1, और कह रहा है इस डाइपोल के एंटी पैरेलल बढ़ रही है, इंप्लाइज दैट E2 इज ग्रेटर देन E1। फिर निकालोगे टॉर्क, तो टॉर्क तो अभी भी PE साइन कितना एंगल है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री, साइन 180 व्हाट 0, मतलब टॉर्क अभी भी कितना है 0, मतलब अभी भी इसमें ऐसा मोशन नहीं होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये। लेकिन क्या नेट फोर्स 0 है, नहीं, सिंस नेट फोर्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं है 0। क्यों भाई, और निकाले F नेट क्या करोगे, ये माइनस QE2 प्लस QE1, ये तो करोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो F नेट क्या आएगा, माइनस Q बाहर निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा E2, यहाँ क्या बचेगा माइनस E1, माइनस Q2 प्लस E1। ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या, ये वाला फोर्स बड़ा है ना इस बार, इधर वाला, मतलब कि इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, तो ये डाइपोल लीनियरली मूव करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। याद रखना भाई, F net is this in the direction opposite to electric field, hence dipole will start moving linearly opposite टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस बार बेटा इस तरफ कह रहा है एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है,
डाइपोल मोमेंट बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो नेट फोर्स की तरफ हक चला जाएगी, इस तरफ। अभी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो किधर जाएगी, जो नेट फोर्स ले जाएगा, नेट फोर्स इधर लाएगा, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगी। इसमें क्या हो रहा था, नेट फोर्स आगे जा रहा था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में था, तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, लेकिन ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, नेट फोर्स तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, 2016 बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सवाल था, सिर्फ इतना आपको लिख देना था बस। अब देखो ये एक ऐसा ही केस है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ बदलता नहीं है, यहीं पे देख लो, जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स नहीं होगा जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक क्या आ रहा था, देखो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो एफ नेट कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था ना। क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी जा रही थी, वेरी कर दी जा रही थी। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर देगी, देखो नेट टॉर्क तो जीरो आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी इस दोनों केस में, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा तो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो बॉडी लीनियरली क्या करेगी, मूव करेगी, और इसीलिए हमारे इस्तेमाल की नहीं रह जाती, उसमें कुछ नहीं निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन लिखने की वजह यही थी, किसी में आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो उसको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होगा, बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं आती। ठीक है, इतनी बातों को पढ़ लीजिएगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है लेट मी नो, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट पूरा का पूरा पढ़िएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा। जो भी चीजें कही हैं कंपटीशन बेसिस पे अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा, तो वही जो वर्क डन एक्सटर्नल निकाल रहे थे ना, प्लस माइनस पी कॉस थीटा, वही प्लस पी कॉस थीटा कर देगा बस। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे आपको बनता नहीं है। जितने क्वेश्चन कराए हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस को, उतने क्वेश्चंस को हर कीमत पे कर लीजिएगा। एक भी ऐसा टाइप बचेगा नहीं जो आपके बुक्स में दिया गया होगा और आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं आप इस वीडियो पे, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे वो अब अगली दुनिया का, इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप कहते हैं गॉस थ्योरम। उसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम पे चलेंगे। ठीक, इतनी बातों को पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, मस्त रहिए।